मैं एक पाकिस्तानी जासूस भारत में अपने मिशन पर आर्मी हेडक्वार्टर के एक क्लर्क और सर्विसेज क्लब के एक कर्नल से अपने ताल्लुकात उस्तवार कर चुका हूँ। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बगैर किसी ताखीर के मिलती रहें। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उस रोज ऑफिस के बाद जब यशवंत मुझसे एक रेस्टोरेंट में मिलने आया तो उसके पास डाक का एक और पैकेट था। यशवंत से डाक हासिल करने में तो हम कामयाब हो गए थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि यशवंत को और किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए बातों के दौरान मैंने यशवंत से कहा कि तारापुर के एटमी बिजली घर से रेडिएशन से महफूज ट्रक टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट को बाकायदगी से जाते हैं और उनकी सिक्योरिटी फौज के कमांडोज के सुपुर्द है। तारापुर का एटमी प्लांट भी उनकी जेरे निगरानी है, इसलिए एटमी प्लांट और टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुतालिक हेडक्वार्टर्स को मुत्तला किया जाता है। ऐसी तमाम फाइलें मुझे दरकार हैं। ये सुनते ही यशवंत खामोश हो गया, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने बेएतनाई बरतते हुए कहा कि मैंने तो यूं ही आपसे ये बात कर दी थी, वरना एटमी बिजली घर और रिसर्च इंस्टीट्यूट दोनों में हमारा राब्ता है और हमें मुफस्सल मालूमात मिल रही हैं। मैंने तो महज इन मालूमात को टैली करने के लिए आपसे पूछा था। हाँ, ये बात जरूर है कि इस काम के एवज आपको खासी बड़ी रकम मिल सकती है। मैं खामोश हुआ तो यशवंत बोला कि ऐसी 2 फाइलें हैं जो जनरल साहब अपने कमरे के सेफ में रखते हैं। चूंकि मैं कॉपिंग ब्रांच में हूँ, इसलिए इन फाइलों से मुतल्लिका डाक टाइप करवाने के लिए और आई हुई डाक फाइल करवाने के लिए जनरल साहब मुझे बुलाते हैं। जनरल साहब के कमरे में पड़े टाइपराइटर से ही मैं टाइप करता हूँ और कॉपियां फाइल में लगा देता हूँ। ये दोनों फाइलें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक फाइल मुकम्मल होने के बाद दूसरी फाइल जेरे इस्तेमाल आती है। जनरल साहब का टाइपराइटर बिजली से चलता है और उनके कमरे में फोटोस्टेट मशीन है, लिहाजा कार्बन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी इन फाइलों तक महज रसाई का हमें कोई फायदा नहीं, लिहाजा इस बात को भूल जाइए। अब ये बताएं कि जनरल और ब्रिगेडियर और दूसरे सीनियर अफसरान के दफ्तर की कमरों की सफाई कौन करता है? हमें उनकी रद्दी की टोकरियों में फेंके हुए कागज और उनके टुकड़े चाहिए। यशवंत फौरन बोला कि आपका ये काम भी मैं करवा दूंगा और ऐसे तमाम कागजात आपको मुहैया कर दूंगा। मैंने उसे टोका और कहा कि नहीं यशवंत बाबू, दफ्तर में जो काम एक रूटीन में चल रहा है उसमें आपकी मदाखलत शक पैदा कर सकती है। आप सिर्फ उन स्वीपर्स के नाम मुझे दे दें, ये स्वीपर्स का काम है और उन्हीं से हम ये काम लेंगे। दूसरा ये कि इस काम का मुआवजा इतना ज्यादा नहीं होगा जो आपके शायाने शान हो। बड़ा काम और बड़ा मुआवजा जनरल के सेफ में पड़ी फाइलों का हुसूल है और ये काम शायद आपके लिए मुमकिन नहीं। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने यशवंत से अगली डाक के मुतालिक पूछा तो उसने कहा कि आइंदा डाक हफ्ते में 2 दिन मंगल और हफ्ते के रोज दिया करेगा और डिलीवरी के लिए दोनों दिन दफ्तर से वापसी पर उसकी गली के बाहर एक दुकान पर एक जैसे थैलों में तब्दीली होगी और डाक की वापसी के लिए मंगल को रात 12 बजे जब वो बाहर चहलकदमी के लिए निकलेगा और हफ्ते को शिम्मी के बाला खाने से वापसी पर 11:30 बजे से 12 बजे के दौरान सड़क पर। मैंने कहा कि अव्वल तो मैं खुद आया करूंगा और अगर मैं खुद ना आ सका तो मेरा एक साथी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी और नजर की ऐनक लगाई होगी तुम्हारे करीब आकर तुमसे सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगेगा। उसका कोड वर्ड डॉन होगा। डॉन सुनते ही तुम उससे थैले तब्दील कर लेना। इस दौरान यशवंत ने डाक का पैकेट टेबल के नीचे से मुझे थमा दिया, जिसे मैंने निहायत खामोशी से अपने लिबास में छुपा लिया। ये सब समझाकर जब मैं कुर्सी से उठने लगा तो यशवंत ने रुकते रुकते पूछा कि जनरल के दफ्तर की फाइलों का कितना मुआवजा होगा? मैंने कहा कि यशवंत बाबू, जो काम आप नहीं कर सकते उसके मुतालिक पूछने का क्या फायदा? आप दोस्त हैं, लिहाजा आपको बता देता हूँ कि इस काम का मुआवजा कम से कम 50,000 रुपए होगा। 50,000 का सुनते ही यशवंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। 70 की दिहाई में 50,000 बहुत बड़ी रकम थी। यशवंत को वहीं छोड़कर मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। मेरे साथियों ने बाजारों में घूमते हुए एक दुकान से स्कूल के ड्रामों के लिए गेटअप के लिए बनी हुई मसनूई मूछें और सिखों के रोल के लिए दाढ़ियां खरीद ली थी। उन्होंने ये महज तफरीहन खरीदी थी, लेकिन मैंने इनको काम में लेने का फैसला किया। बाल तो उनके पहले ही खासे बड़े हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें सिख तर्ज की बंदी बंधाई पगड़ियां भी खरीदने को कहा। अब मेरे चारों साथियों के पास सिख बनने का मुकम्मल गेटअप मौजूद था। अब डाक लेने और वापस देने का रूटीन का काम मैं उन्हें सौंपना चाहता था, क्योंकि गैर इरादी तौर पर मैं कई जगह बैक वक्त इन्वॉल्व हो चुका था
और मेरे पास वक्त की कमी थी। सिनेमा से निकलकर मैं एक चश्मों की दुकान पर गया और सादा शीशों वाली 4 ऐनकें खरीद ली। यशवंत की हालत देखकर मुझे यकायक एक मंसूबा सूझा। मैं सीधा चावड़ी बाजार शिम्मी के बाला खाने पर चला गया। सुबह बनारस और शाम अवध के हुस्न की तरह तवाइफों के बाला खाने भी शाम ढलने के बाद रंगीन और पुरकशिश होते हैं। अभी शाम के 4 नहीं बजे थे। मैंने अपनी आमद की इत्तला दी तो एक अध सोया मरासी मुझे अंदर ले गया। रात का सजा हुआ हॉल सिगरेट के टुकड़ों, औंधे पड़े हुए उगालदानों, बिखरे साजों और मैली चांदनियों से अटा पड़ा था। मैंने मिरासी से कहा कि मुझे डेरा दारनी से मिलना है। थोड़ी देर बाद मुझे अंदर एक कमरे में पहुंचा दिया गया जहां शिम्मी 2-3 और लड़कियों के साथ औंधी तिरछी पड़ी सो रही थी और एक पलंग पर नीम दराज डेरा दारनी सिगरेट पी रही थी और उसकी नजरें सवालिया अंदाज में मेरे बेवक्त आने का सबब पूछ रही थी कि मैंने उससे कहा कि मैं शिम्मी के मुताल्लिक कुछ बात करने आया हूं, लेकिन उसकी सवालिया निगाहें खत्म न हुई। मैंने 1000 रुपया उसे दिया और कहा कि मेरी बात गौर से सुने और सही जवाब दे। 1000 रुपए को देखते ही उसके चेहरे से तमाम बेजारी गायब हो गई और वो मिरासी को गाली देकर पुकारने लगी कि अभी तक मेरे लिए ठंडा क्यों नहीं लाया। इतनी देर में शिम्मी और दूसरी लड़कियां भी उठ बैठी। डेरादारनी ने उन्हें इशारा किया और वो दूसरे कमरे में चली गईं। सारी लड़कियों में सिर्फ शिम्मी ने छोटी सी नथनी पहन रखी थी। मैंने डेरादारनी से पूछा कि शिम्मी की बात कहीं तय हुई है तो डेरादारनी ने नफी में सर हिला दिया। मैंने पूछा कि नजराना क्या होगा तो डेरादारनी ने मुझे खरीदार समझते हुए कहा कि 20,000 से 1 पाई कम नहीं। मैंने पूछा यशवंत बाबू से इस मसले पर कभी कोई बात हुई है तो वो कहने लगी कि वो बुढ़ा तो मेरी बच्ची का दीवाना हो रहा है और यहाँ पर कई हजार मेरी बच्ची के कदमों में निछावर कर चुका है, लेकिन मैंने उसे साफ कह दिया है कि 20,000 से कम हो तो इन सीढ़ियों पर इस मकसद के लिए कभी न चढ़ना। फिर आह भरकर कहने लगी, वो भी क्या जमाना था। मेरी अम्मा बताया करती थी कि इस चौखट पर बड़े बड़े रईस और नवाबजादे लौटते रहते थे। अब तो कलयुग है, कलयुग, जिसकी जेब में भी 100 रुपया होता है बिला धड़क अंदर चला आता है। मेरी बच्चियों के नाजुक पांव नाचते नाचते सूज जाते हैं, लेकिन 5 रुपए से ज्यादा वेल कोई नहीं देता। मैंने पूछा, देखो अगर तुम्हें शिम्मी के 35,000 मिल जाएं तो डेरादारनी मेरी भलाएं लेकर कहने लगी, जोहरी ही हीरे की कदर पहचानता है। वो कुछ और भी कहना चाहती थी कि मैंने उसे टोक दिया और कहा कि तुम ऐसे करो कि जब यशवंत आए तो उसे कहना कि एक रईस ने 35,000 की पेशकश की है और तुमने उससे 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। आप चूंकि हमारे पुराने शनासा हैं इसलिए पहला हक आपका है। इससे पहले भी आपने हमारे 20,000 के मुतालबे को पूरा न करके अपना नुकसान और हमारा फायदा किया है। अब 35,000 की ऑफर को भी आप सोच विचार में जाया ना कर दें और वो रईस ज्यादा तो इससे भी ज्यादा देने पर आमादा हो जाएगा। आपके पास 1 हफ्ते की मोहलत है, वरना बाद में हमसे शिकवा मत कीजिएगा। और इसके साथ मैंने उसको तंबीह की कि इस मामले में मेरा जिक्र हरगिज न करे। इसके जवाब में उसने कहा कि हुजूर आपकी हर बात दुरुस्त, लेकिन अगर यशवंत बाबू 35,000 पर राजी न हुए तो हम तो 20,000 से भी जाएंगे। मैंने उसे 1,000 दिया और कहा, अगर यशवंत 1 हफ्ते में 35,000 न दे सका तो मैं 20,000 अपनी जेब से दूंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन शर्त यह है कि मेरे कहे पर हर्फ ब हर्फ अमल करना पड़ेगा। ये कहकर मैं वहां से चला आया। यहाँ मैंने एक तरह से एक जुआ खेला था। यशवंत से मुझे उम्मीद थी कि जब उसे शिम्मी के हुसूल के लिए टाइम फैक्टर का पता चलेगा तो वो बड़े से बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में इन 2 फाइलों का 50,000 रुपए मेरे लिए एक बहुत सस्ता सौदा था। हमारा एक ग्रुप पहले ही अपने इस मिशन में नाकाम हो चुका था और मतलूबा मालूमात हमारे लिए बेहद जरूरी थी। चावड़ी बाजार से वापसी पर मैं साथियों के घर चला गया और आज की डाक की कॉपियां बनवा कर गुज़श्ता डाक की कॉपियां भी ले ली। मैंने साथियों से कहा कि आज से यशवंत की डाक लौटाने और वसूल करने की ड्यूटी उनके जिम्मे है। कॉपियां भी वो खुद ही बनाया करेंगे और डाक की वसूली और वापसी भी उनके ही जिम्मे होगी। मैंने औकात और जगह उन्हें बता दी और कहा कि बुध और इतवार को सुबह 10 बजे वो डाक की कॉपियां मुझे लोधी होटल के करीब मुगल रेस्टोरेंट में पहुंचा दें। यशवंत से डाक लेने और वापसी के लिए 2 साथी जाया करेंगे, जिनमें से एक मूछें और ऐनक लगाएगा जबकि दूसरा अपनी असली हालत में उसे कवर करेगा। इसी वक्त मैंने एक और फैसला किया जो कि शायद मेरी हिदायत के खिलाफ था। मैंने साथियों को लोधी होटल में अपनी रिहाइश और टेलीफोन नंबर बता दिए और उन्हें कहा कि किसी इमरजेंसी या जरूरत के तहत वो मुझसे होटल में राब्ता कर सकते हैं। मेरे इस फैसले की 3 वजूहात थी। अव्वल ये कि मेरा तकरीबन हर रोज उनके घर जाना मुनासिब नहीं था और मालिक मकान और मोहल्ले वालों को शक में मुब्तला कर सकता था।
दूसरा ये कि मेरे साथियों को मेरे मुतालिक कोई इल्म न था और किसी इमरजेंसी की सूरत में वो मुझसे राब्ता नहीं कर सकते थे। और तीसरी वजह ये कि अगर कहीं मैं खुदा न खास्ता पकड़ा जाऊं तो वो मेरे मुतालिक बिल्कुल अंधेरे में ही ना हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना चाहता था ताकि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में वो तयशुदा उमूर को मेरे बगैर भी जारी रख सकें। अगला सारा दिन मैंने होटल में ही गुजारा, पाकिस्तान भेजे जाने वाली डाक की तैयारी की और ताज़ा कार्रवाइयों की कामयाबी की एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाई। यशवंत के लिए मजीद रुपयों की जरूरत भी, तारापुर मिशन की अब तक की जाने वाली कोशिशें और उसके मुतवक्का नताइज के बारे में भी लिखा। गर्ज ये कि शाम ढलने से पहले डाक का पैकेट बिल्कुल तैयार हो चुका था। मैं अगले रोज मुकर्रर वक्त पर अपने 3 साथियों के हमरा कांटेक्ट से मिलने पहुंच गया। मेरे मुतालबे के मुताबिक इस बार भी 2 कांटेक्ट भेजे गए थे जो डाक का खासा बड़ा थैला लेकर आए थे। इस बार हमारी डाक के पैकेट में हमारे घरेलू खुदूत के अलावा 2 अदद कैमरे और हर कैमरे के लिए 12-12 फिल्मों के रोल भी थे। एक 30 बोर का पिस्टल साइलेंसर के साथ, 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां और 50,000 भारतीय रुपए। सीनियर्स के खत में हमारी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया था और यशवंत से हासिल होने वाली डाक का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। एक कैमरा सिगरेट लाइटर जितना था और डाक की तस्वीरें बनाने की सलाहियत रखता था, जबकि दूसरा कैमरा कैनन ऑटोमेटिक था और उसमें बिल्ट इन फ्लैश गन थी। सीनियर्स का एक खत सिर्फ मेरे लिए था जिसमें मुख्तलिफ हिदायत के अलावा ये दर्ज था कि तुम्हारी कारकर्दगी और सलाहियत ने हमें बहुत मुतासिर किया है। तुम चाहे अपनी जान की परवाह न करते हो, लेकिन हमारे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, लिहाजा हर कदम सोच समझ कर उठाओ। साइलेंसर वाला पिस्टल तुम्हारे लिए हमारा तोहफा है। आइंदा हर इतवार और बुध को ठीक 2 बजे दोपहर हम वायरलेस पर तुमसे कांटेक्ट करेंगे ताकि जरूरी हिदायत के अलावा आप सबकी खैरियत भी मालूम हो सके। आप जवाब में सिर्फ ऑल ओके मैसेज रिसीव्ड कहेंगे। मुझे इस नए इंतजाम की वजह कहीं कुछ गड़बड़ होने का एहसास दिला रही थी। मैं उसे महज अपना वहम समझकर भुला देना चाहता था, लेकिन 2-3 रोज बाद के अखबारात में जली सुर्खियों में इलाहाबाद में एक पाकिस्तानी मेजर जासूस की गिरफ्तारी और बाद अज़ां उसके 3 साथियों की ट्रांसमीटर की मुसलसल इस्तेमाल की वजह से आगरा से गिरफ्तारी की खबरों ने मेरे खदशे की तस्दीक कर दी। अखबारात तो पाकिस्तानी मेजर और उसके साथियों की गिरफ्तारी और सनसनीखेज इंकशाफात से भरे हुए थे, लेकिन उनके मुतालिक कभी कुछ तफसील से न लिखा गया था। ये तो कर्नल शंकर ने हफ्ता 10 दिन के बाद एक मुलाकात में तफसीलन बताया कि एहसन नामी एक पाकिस्तानी मेजर भारतीय 39 माउंटेन डिवीजन की वर्दी पहने इलाहाबाद में किसी स्पेशल ड्यूटी का कहकर ठहरा। वो मेस में मुकीम एक भारतीय कर्नल की डायरी के पीछे लगा हुआ था। मेस में कई दिनों की लाहासिल कोशिश के बाद उसने कर्नल के मुसलमान बैटमैन को पैसे के जोर पर राम करना चाहा और उसे एतमाद में लेने के लिए यहाँ तक बता दिया कि वो पाकिस्तानी और मुसलमान है। कर्नल की डायरी लाकर देने के एवज उसने बैटमैन को खासी बड़ी रकम की पेशकश की और आधी रकम पेशगी भी दे दी। ये बैटमैन कुछ ज्यादा ही चालाक था। इसने कर्नल को सब कुछ बता दिया। मेजर एहसन को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया और ये तस्दीक होने पर कि उसका 39 माउंटेन डिवीजन से जो पूना में स्टेशन था कोई वास्ता नहीं, उस पर इंतहाई तशद्दुद किया गया, लेकिन उसने सिवाय अपना नाम, रैंक और नंबर के कुछ न बताया। भारतीय इंटेलिजेंस ने जल्द अज जल्द इसके साथियों और हमदर्दों के नाम उगलवाने की ख्वाहिश में इस मेजर को ब्रेक करने के लिए तशद्दुद की इंतहा कर दी। इसके दोनों पांव की उंगलियां काट दी, हाथ काटे और दोनों बाजू भी काट दिए, लेकिन मेजर एहसन की जबान से एक लफ्ज तक न निकला, यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। उसके साथ ही आगरा में थे। मेजर एहसन जब मुकर्रर वक्त पर और कई दिन बाद तक वहां ना पहुंचा तो वो बौखला गए और बार बार ट्रांसमीटर पर लाहौर से राब्ता शुरू कर दिया। ट्रेसर ने उनके सिग्नल कैच किए और जगह का तयन करके उन तीनों को ट्रांसमीटर के जरिए पकड़ लिया। कर्नल शंकर ने जो कुछ मुझे बताया मैं सुनता गया। मैंने खुद कोई ऐसा सवाल न किया जो कर्नल को मेरे मुताल्लिक शक में डाल सके। इस सारी रोयदाद मैंने अपनी डाक में लाहौर भेज दी। बहुत बाद में पता चला कि मेजर के 3 साथियों को भी तशद्दुद से शहीद कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने भी एक लम्हे के लिए भी अपनी जबान न खोली। मैंने अपने साथियों को मेजर एहसन और उसके साथियों की शहादत का बताया और कहा कि अब हमें बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा। मैंने उन्हें सख्ती से हिदायत की कि कभी भी अकेले बाहर न जाएं, बल्कि हमेशा 2 जाएं। दोनों मुसल्ला हों और एक दूसरे से फासला रखकर चलें। अगर महसूस हो कि उनका पीछा किया जा रहा है तो झटकने की पूरी कोशिश करें, और अगर झटकने में नाकाम हो जाएं और बचने की कोई सूरत ना नजर आए तो फिर पीछा करने वाले को गोली मारकर हलाक कर दें और वहां से गायब हो जाएं। मंगल को मेरे साथियों ने यशवंत से डाक वसूल की और कॉपियां बनाकर बुध को मुगल रेस्टोरेंट में मेरे हवाले कर दी। कॉपियों के अलावा यशवंत का दिया हुआ एक लिफाफा भी था जिस पर मोस्ट अर्जेंट लिखा हुआ था।
खत में लिखा हुआ था कि एक बहुत अहम मसला दरपेश है, आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ। बुध को रात 8 बजे सिनेमा के रेस्टोरेंट में आपका मुंतजिर रहूंगा। मैंने अपने दोनों साथियों से कहा कि रात 8 बजे सिनेमा के रेस्टोरेंट में अलग अलग जा बैठें और मेरी यशवंत से मुलाकात के दौरान चौकन्ना रहें। मैं जानबूझकर 20 मिनट लेट रेस्टोरेंट में पहुंचा। पहले से वहां बैठे हुए मेरे दोनों साथियों ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। यशवंत कोने की एक मेज पर सर झुकाए बैठा और परेशान हाल दिखाई दे रहा था। मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने सर उठाया। मुझे देखकर उसकी बातें खिल गईं। बहुत इंतजार करवाया सर आपने। मैं तो बिल्कुल मायूस ही हो गया था। मैंने कहा मैं तो सिर्फ 20 मिनट लेट हुआ हूँ, बहरहाल बताएं क्या जरूरत आन पड़ी। यशवंत ने मेरे आगे फिल हकीकत बांध दिए और कहा कि मेरी इज्जत और जिंदगी अब आपके हाथ में है। मैंने कहा यशवंत बाबू बताओ तो सही कि बात क्या है। यहाँ मैं बताता चलूं कि यशवंत को मैंने अपना हिंदू नाम भी अभी तक नहीं बताया था, इसलिए वो मुझे सिर्फ साहब कहकर मुखातिब करता था। चंद सेकंड मौजू अल्फाज से गुफ्तगू का आगाज करने के लिए वो चुप रहा और फिर बोला, साहब आपसे तो अब मेरी कोई बात पोशीदा नहीं है। मैं शिम्मी के बगैर नहीं रह सकता। कल शाम मैं उसके यहाँ गया तो उसकी माँ ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि शिम्मी का एक खरीदार उसके 35,000 रुपए देने को तैयार है। मालूम नहीं वो सच्ची है या झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे उसने सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी है। उसने कहा है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर रुपयों का बंदोबस्त कर लूं, वरना वो शिम्मी को दूसरे खरीदार के हवाले कर देगी। ये कहकर यशवंत मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। मैंने कहा यशवंत बाबू इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपका जाती मामला है। यशवंत और ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा। आप जानते हैं कि मैं किसी सूरत भी इतनी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकता। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। भगवान के लिए मुझे ये रकम एडवांस दे दें। मैं आइंदा अपनी डाक का मुआवजा इस एडवांस से मिन्हा करवाता रहूंगा। मैंने बेनियाजी से कहा, देखो यशवंत बाबू, आर्मी हेडक्वार्टर की सारी डाक हमारे मतलब की नहीं होती। आपके भेजे हुए बेशतर खतूत हमने रद्दी की टोकरी में डाल दिए हैं। मैंने अब तक जो रकम आपको दी है वो आपकी दी हुई डाक के मुनासिब मुआवजे से कहीं ज्यादा है। आपसे दोस्ती हो गई है, इसलिए मैंने ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। अब आपको 35,000 रुपए दरकार हैं, तो वो मैं इस किस्म की डाक के एवज एडवांस में हरगिज नहीं दे सकता। मुझे भी आगे जवाब देना होता है। इसकी सिर्फ एक सूरत है कि अगर तारापुर की फाइलें मुझे आप ला दें तो फिर ये रकम मैं आपको दे सकता हूँ। इस पर वो बेचारगी से बोला, लेकिन वो फाइलें तो जनरल साहब के सेफ में रखी हुई हैं और सेफ की चाबियां सिर्फ जनरल साहब के पास होती हैं। मैंने भी फौरी जवाब दिया कि यशवंत बाबू जरूरत इजाद की माँ है। आपके बकौल जनरल साहब की सेफ आप खोलते हैं और बंद भी आप ही करते हैं। ये 2 मौके ऐसे हैं जिनमें आप चाबियों का नक्श किसी भी साबुन की टिक्कियों पर ले सकते हैं। आप नक्श ले लें और चाबियां बनवा लें। जनरल साहब के दफ्तर जाने के बाद आप आसानी से सेफ खोलकर फाइलें निकाल सकते हैं। दफ्तर से वापसी पर फाइलें आप मेरे आदमी के हवाले कर दें और उसी रात को फाइलों के साथ आपको 35,000 रुपए भी मिल जाएंगे। यशवंत सोच में पड़ गया। उसकी खामोशी की वजह डर था। मैंने उसे मजीद सोचने की मोहलत न दी और कहा, चाबियों के नक्श उतारने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सर्फ होगा और फाइलें निकालने में भी कमोबेश इतना ही वक्त लगेगा। रिस्क तो आप पहले ही ले रहे हैं। ये तो कल 2 मिनट की बात है जिसके इवज आप अपनी सबसे बड़ी हसरत पूरी कर सकेंगे, वरना अगर इस आरजू को दिल में लिए आपका देहांत हो गया तो आपकी आत्मा भी भटकती रहेगी और मरने के बाद उसे शांति भी नहीं मिलेगी। यशवंत का कुछ खौफ तो मैंने दूर किया और कुछ उसकी ख्वाहिश ने। थोड़ी देर के बाद वो बोला, साहब जब जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं तो फिर ऐसी बेरंग जिंदगी को रंगीन बनाने के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूंगा। देसी साबुन की टिक्कियां तो मैं आज ही ले लूंगा जिन पर नरम होने की वजह से नक्श नुमाया तौर पर लिया जा सकता है। सेफ खोलते और बंद करते वक्त मेरी पीठ जनरल साहब की तरफ होती है, इसलिए नक्श मैं आसानी से उतार लूंगा। जनरल साहब चूंकि टाइपिंग के लिए मुझे ही बुलवाते हैं, इसलिए उनके जाने के बाद सफाई होने से पहले कोई बहाना बनाकर उस कमरे में जा सकता हूँ और फाइलें निकाल सकता हूँ। किसी को भी शक नहीं होगा। लेकिन एक मसला है, अगर जनरल साहब इस महदूद मुद्दत में मुझे नहीं बुलवाते तो फिर क्या होगा। महदूद मुद्दत से यशवंत की मुराद शिम्मी की माँ की दी हुई मोहलत थी। मैंने कहा कि अगर इस दौरान जनरल ने तुम्हें ना बुलवाया तो तुम अपना कलम सेफ में भूलने का कहकर जनरल से चाबियां ले सकते हो। अगर लगन सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ते बना देता है। इस पर उसने जवाब दिया कि आप रुपया तैयार रखें, मैं फाइलें लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर यशवंत ने मुझे नमस्ते किया और रुखसत चाही। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने यशवंत को कहा कि चूंकि तुम्हारी इमरजेंसी है, इसलिए मेरा एक आदमी हर रोज दफ्तर से वापसी पर एक दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेगा। क्योंकि डाक की वसूली के लिए तो मंगल और हफ्ते के दिन मुकर्रर थे,
یہ سن کر یشونت نے شکرانے کے انداز میں مجھے دوبارہ نمستے کیا اور چلا گیا، اور انہیں کہا کہ آئندہ منگل تک ہر روز 2 ساتھی ایک دکان پر یشونت کا انتظار کریں گے۔ عام ڈاک کے علاوہ وہ جو کچھ بھی دے اسے فوراً لے لیں اور مجھے ٹیلی فون کر کے فوراً ریسٹورنٹ میں بلوا لیں۔ میں اپنی طرف سے تمام انتظامات مکمل کر کے اب یشونت کی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو بیل آئیکن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ ہم مزید ویڈیو لے کر آپ کے لیے جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔